चलिए, आई होप सो कुछ होमवर्क दिया गया था. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. हिम्मत लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला वाज एग्जैक्टली सेम. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे सिर्फ आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री करनी है और यहाँ पे तीनों स्टेजेस. तो फर्स्ट 4 एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाली ही होंगी. रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली एंट्री होगी चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 150 शेयर 3 रुपी के रेट से कितना आएगा? 4.5 लाख. देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4.5 लाख. अगले क्वेश्चन में भी फर्स्ट 4 एंट्रीज बस आपको करनी है बिकॉज फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई. समझ गए? एनी क्वेरीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. व्हाई? बिकॉज होल मनी इज डिमांडेड ऑन लमसम, इन लमसम सॉरी. तो आप एक एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की अलग अलग नहीं करेंगे. फिर से बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉलोड बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख रुपए. सही है? 6th, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 lakhs. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 8 lakhs. किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन लिखा हो तो एड ऑन कर लीजिए एंड अलॉटमेंट. क्वेश्चन नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000. सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी. फाइनल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट होगा. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 2 5 2 7 3 रुपए के हिसाब से 30,000. And bank account debit to equity share second and final call 30,000. Correct? Next question number 8. Bank account debit to equity share application to equity share capital 1 lakh. Equity share allotment to equity share capital, bank account debit to equity share allotment 2 lakhs. Equity share first and final call account debit to equity share capital, bank account debit to equity share first and final call 7 lakhs. सही है? चलिए, और कोई क्वेश्चन इस सेट में? चलिए फर्दर मार्क कर लें. क्वेश्चन नंबर 17 नजर आ रहा होगा. वाज दिस गिवन? अब मार्क कर लीजिए. 17th 18th बच्चों, देयर आफ्टर 20th. 17th 18th 20th मार्क्ड एवरीबॉडी. इसके बाद 21st मार्क कर लीजिए. 21st में एक चीज याद रखिएगा, 15,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए बट पब्लिक ने कितने अप्लाई किए बच्चों? 14,000. कितने? समझ में आ गया? तो आप सारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे? 14. वेरी गुड. मार्क्ड एवरीबॉडी. चलिए, रामा एंड कंपनी फ्रॉम डीकेजी. check. Bank account debit to equity share application to equity share capital 150. Equity share allotment to equity share capital, bank account debit to equity share allotment 150. Equity share first call to equity share capital 1 lakh, bank account debit to equity share allotment 1 lakh. Sorry. Bank account debit to equity share first call. रीचेक करिए पूरा क्वेश्चन, फिर से रीचेक कर लीजिए. It's a bank account debit to equity share application to equity share capital 150. Equity share allotment to equity share capital, bank account debit to equity share allotment 150. Equity share first call to equity share capital 1 lakh, bank account debit to equity share first call 1 lakh. Equity share second and final call to equity share capital 1 lakh, bank account debit to equity share second and final call 1 lakh. Then share issue expenses to bank and statement of PL account debit to share issue expense. Do ask queries if any children. जर्नल एंट्री समझ में आ गई?
चलिए, तो बैलेंस शीट का ज्ञान आपको बाद में दिया जाएगा। हमने लास्ट इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम जब पढ़ा था, तो आपको शायद ये बात मैंने बता दी थी कि प्रीमियम को इस्तेमाल करिए शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट को इस्तेमाल कर लिया तो प्रॉफिट गिर जाएगा, डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे, और प्रीमियम पूरा का पूरा नालायक एज इट इज पड़ा रह जाएगा। तो आपके घर में 4 लोग हैं, जिसमें से एक इंसान का व्रत है, 3 ऐसे ही हैं, दोनों तरह का खाना बना है। जिसका फास्ट नहीं है, क्या उसको फास्टिंग वाले खाने मुंह मारना चाहिए? वो तो दूसरा भी खाएगा तो पेट भर जाएगा, बट फास्टिंग वाला स्लो हो जाएगा लाइफ में। समझ में आई बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी डेट 7th 8th होमवर्क में दिया था शायद। 7th 8th 9th चेक। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 to equity share application 150, equity share application 150, to equity share capital 60, to securities premium reserve 90, equity share allotment to equity share capital bank account debit to equity share allotment 120, equity share first call to equity share capital bank account debit to equity share first call 60,000, equity share second and final call account debit to equity share capital bank account debit to equity share second and final call 60. Correct? Bank account debit to equity share application to equity share capital 40, equity share allotment account debit to equity share capital bank account debit to equity share allotment 50,000, equity share first call account debit 40,000, to equity share capital 10,000, to securities premium reserve 30,000, and bank account debit to equity share first call 40,000. Correct? Share issue expense to bank 8,000. इसके बाद लोगों ने शायद स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू शेयर इशू एक्सपेंस लिखा होगा। गलत नहीं है, बट ये बेवकूफी बोली जाएगी, तो इट इज सजेस्टेड कि आप प्रीमियम से राइट ऑफ करिए। समझ में गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। अब काफी बच्चे पूछेंगे, सर इस एंट्री के पीछे रूल क्या है? बच्चों, ट्रांसफर एंट्रीज जो होती हैं उनके पीछे प्रैक्टिकली रूल नहीं होता, लॉजिक होता है। आपने जब सिक्योरिटीज प्रीमियम की डिमांड की थी तो आपने एंट्री क्या पास की थी? यहां पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगर मैंने फर्स्ट कॉल बोला था गलती से तो एंड फाइनल लिख लीजिएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आप क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल प्रीमियम, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी वैल्यू है प्रीमियम की? 30,000। इसी में से आपको 8,000 झेलना है, राइट ऑफ करना है, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। 30 क्रेडिट है, कम करने के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो अगर शेयर इशू एक्सपेंस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अगर 2 शेयर इशू एक्सपेंस लिखा, एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद होगा 11th क्लास का सबको? आंसर चलन। पीएल अकाउंट की अगर थोड़ी सी भी आपको याददाश्त तेज है तो आप शायद लिखा करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में 2 रेंट होता था, 2 एडवर्टाइजिंग होता था, और सर कभी कभी 2 बैड डेट्स भी होता था। फंडामेंटल्स चैप्टर मैंने क्लोजिंग एंट्री पढ़ाई थी आपको, पीएल की भी पढ़ाई थी। पार्टनर को जब रेंट देते थे पीएल टू रेंट एंट्री करते थे। तो पीएल की डेबिट साइड में आपने सब कुछ लिखा है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू एडवर्टाइजिंग टू बैड डेट्स। तो पीएल टू रेंट टू एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्री। पीएल टू बैड डेट्स भी ट्रांसफर एंट्री है, बट इसके प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है? जब आपने पीएल टू एडवर्टाइजिंग या पीएल टू रेंट लिखा तो हम बोलेंगे कि हमने इसको क्लोज किया। क्या किया? क्लोज, क्योंकि ये कैश में पे किए गए थे। Was bad debts paid in cash? No. तो आप बोलेंगे पीएल में 2 बैड डेट्स लिखा, ये राइट ऑफ किया। समझ में आया? पानी पिया जाता है, पिज्जा खाया जाता है। कभी सुना है पिज्जा पियोगे पानी खाओगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो पीएल में 2 रेंट लिखने का मतलब है व्हाट? इट्स ट्रांसफर, इट्स क्लोजिंग। पीएल में 2 बैड डेट्स लिखने को क्लोजिंग तो बोल सकते हैं आप, बट ट्रांसफर नहीं बोल सकते, या बोल भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन पैसे लग रहे हैं। द कंटेंट इज आपने पीएल में बैड डेट्स को राइट ऑफ किया। क्या किया? तो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है ये सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मान लीजिए आपने सेल की 25 लाख की,
उसके बाद बच्चों आपने परचेज की 20 लाख की, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख। अब एक मनहूस कस्टमर आपके 10,000 रुपए लेके भाग गया, what you will call that as? What it will be called as? Bad debts. Actually में bad debts is a reduction in sale. Bad debts is a reduction in sale. तो सेल में माइनस तो आप नहीं करोगे ना, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स थोड़ा पढ़ रहे हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोल दिया गया, बैड डेट्स या ऐसी कोई भी चीज जब आएगी तो आप उसको पीएल में डेबिट करेंगे। अल्टीमेटली 25 लाख की सेल, 20 लाख की परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? यहां पे आपने 5 लाख लिखा, कस्टमर पैसे लेके भाग गया तो इट्स अ रिडक्शन इन सेल्स, बट आप सेल्स में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो मैथ्स हो जाएगी। तो सर एक काम ना करें, बैड डेट्स को ट्रेडिंग में लिख दें। अब मैं आपको एक सही चीज बताता हूं, बैड डेट्स को ट्रेडिंग में आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रेडिंग में प्राइमरली बाइंग एक्सपेंस लिखा जाता है। कौन सा? क्या बैड डेट्स बाइंग एक्सपेंस है? नो। तो स्टेटस के अकॉर्डिंगली, जैसे रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफर होता, तो ट्रेडिंग में बैड डेट्स नहीं जा सकता, वहां पे सिर्फ बाइंग एक्सपेंसेस है। और ये कौन सा है? सेलिंग से रिलेटेड है, बाइंग से रिलेटेड नहीं है। तो बाय वर्च्यू ऑफ नेचर इसको कहां पे लिख सकते हैं आप? पीएल में। तो इसको एक्सपेंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। 11वीं में पढ़ाई गई थी, बेसिक टर्म्स का वीडियो देख लीजिएगा, 11वीं की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। तो ये एक्सपेंस नहीं है, तो इसके लिए हम पेड शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लॉस है। प्रॉफिट 5 लाख रुपए का, इसको झेलने के काम आ रहा है। एक्चुअली ये सेल का रिडक्शन है। ट्रेडिंग में आप लिख नहीं सकते डेबिट में क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस कर नहीं सकते क्योंकि अकाउंटेंसी है। मरता क्या ना करता गांधी जी टाइप, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी, पीएल में लिख देते हैं। ना मोहम्मद अली जिन्ना जी मान रहे थे, ना जवाहर अंकल मान रहे थे। मेरे को बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, मैंने कहा रे मैं अपनी क्लास में बिजी हूं, मैं नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर। तो भाई देश का ही विभाजन कर दिया गया, इनको पेड बोल दिया गया, इनको राइट ऑफ बोल दिया गया। तो राइट ऑफ शब्द का मतलब समझ में आया? नहीं समझे? समझ में गया? आपने अपने घाटे को अपनी कमाई में से बर्दाश्त किया है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो इफ आई से कि 25 लाख रुपए में सामान बिका जो 20 का खरीदा गया था, कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 5 लाख। अगर मैं बोलूं कि 5 लाख में 1 लाख रुपए तो आपने ये पे कर दिया, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट 4 लाख बचा। गलत जवाब। 20,000 तो आपका कस्टमर भी लेके भाग गया है। व्हाट इज योर करेक्ट प्रॉफिट? तो ट्रू प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए पीएल का बनना बहुत जरूरी है। कैश बुक से कैश बैलेंस मिलेगा, कैश बुक में रेंट और एडवर्टाइजिंग का पेमेंट भी हुआ होगा। आई रिपीट, रेंट और एडवर्टाइजिंग का पेमेंट भी हुआ होगा। तो सर जब वहां पे लिखा है कैश बुक में, तो क्या जरूरत पीएल बनाने की? कैश बुक में क्रेडिट सेल लिखते हैं? नो, बट यहां पे तो दोनों तरीके की सेल आती है। तो ट्रू प्रॉफिट्स कैन नेवर बी डिटरमिन्ड फ्रॉम कैश बुक, इसलिए क्या जरूरत पड़ती है? पीएल बनाने की, जिसमें कैश आइटम्स भी जाते हैं एज वेल एज नॉन कैश वाले भी जाते हैं। खोपड़े में बात गई? तो इसको लिखना राइट ऑफ और इसको लिखना पेड। अगर बैड डेट्स यहां नहीं लिखेंगे, क्या सही प्रॉफिट पता लगेगा? क्योंकि रियल मैथ्स क्या चल रही है, ये सेल जो 25 की नजर आ रही है इल्यूजन है, 25 की सेल है ही नहीं। कस्टमर 20,000 लेके भाग गया, सेल तो 24,80,000 रुपए की है। 24 लाख। तो कैसे 24,80 में 20 माइनस करके और 1 माइनस करके 380 तक पहुंचेंगे? जब तक पीएल नहीं बनेगा ये काम नहीं हो पाएगा। तो राइटिंग ऑफ का मतलब समझे बच्चों? तो जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू अपने लॉसेस को झेला, आप कंपनी के केस में प्रीमियम से अपने लॉस को झेल रहे हैं। तो लाइक पीएल की क्रेडिट में प्रॉफिट, डेबिट में बैड डेट्स, प्रीमियम की क्रेडिट में उसकी इनकम और डेबिट में जो लॉस उसने झेला। तो लाइक वी हैड पीएल टू बैड डेट्स, वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू शेयर इशू एक्सपेंस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस और लॉस की कैटेगरी तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चलती है ना, तो टीचर्स दोनों को एक ही बोल देते हैं। समझ में आई बच्चों बात, या बिल्कुल भी नहीं आई? पक्का? कंफर्म? तो जरा बना लीजिए इस अकाउंट को, अभी ये अकाउंट आपको और भी बहुत जगह काम आने वाला है। तो चलो, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए? नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160,
to securities premium reserve 40. Equity share allotment account debit 160 to equity share capital 120 to securities premium reserve how much children? 40,000. Very good. Equity share first call account debit to equity share capital bank account debit to equity share first call 80. बीच वाली एंट्री एक भूल गए, चेक कर लीजिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 160. करेक्ट. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 80 to equity share capital 40 to securities premium reserve 40 and then bank account debit to equity share second and final call what 80,000. यहां तक कोई प्रॉब्लम चला? अब ऐसा कुछ पढ़ाने जा रहा हूं जो जनरली 12th क्लास में कोई टीचर नहीं पढ़ाता. छान मारिएगा पूरा यूट्यूब, कहीं मिले तो बताइएगा. हाउ टू यूज ये तो सब पढ़ाते हैं बट इसको पढ़ाने का तरीका मेरा डिफरेंट है. कैसे प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल होगा हर इंसान आपको धरती बता देगा. फोकट के शेयर दे दो शेयर होल्डर को, कंपनी का नुकसान होगा, कहां से झेलेंगे? कहां से झेलेंगे? प्रीमियम के पैसे से. कहां से झेलेंगे? प्रीमियम के पैसे से. कंपनी के फॉर्मेशन के पहले जो खर्चे हुए थे दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कहां से झेल सकते हैं? प्रीमियम के पैसे से. प्रॉफिट से भी आप झेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट हम कहां से झेल रहे हैं? प्रीमियम से. समझ में आ गया? और सर ये जो फोकट के शेयर बांट रहे हैं ये भी प्रॉफिट से झेल सकते हैं? बिल्कुल. आप अपने प्रॉफिट से पब्लिक को फ्री में शेयर दे सकते हैं अगर आप खुश हैं तो. अगर आपने कोई खर्चा किया रजिस्ट्रेशन से पहले, वो खर्चा भी आप प्रीमियम से झेल सकते हैं अगर आप प्रॉफिट से ना झेलना चाहें तो. खोपड़े में बात गई. सर फायदा क्या होगा? बता दिया आपको पिछली क्लास में. अगर आप अपने फ्री शेयर्स प्रॉफिट में से दे देंगे तो डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो कंपनीज एक्ट बोलता है प्रीमियम इस्तेमाल कर लो. ओके. अगर आप अपने खर्चे इन कॉर्पोरेशन से रजिस्ट्रेशन के पहले वाले पीएल से झेल रहे हैं तो पीएल का प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड बांटने के लिए पैसे कम बचेंगे. कंपनीज एक्ट बोलता है कि कहां से झेल लो? प्रीमियम से. समझ में आई बात कि नहीं? टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी. सर इसका क्या मतलब होता है? 2023 में शेयर इशू किए, कितना प्रीमियम मांगा? आपके सामने है. कितना प्रीमियम मांगा? चलिए जिन अंधों को नजर नहीं आ रहा उनके लिए बताता हूं. ये कितना लिखा हुआ है? 30,000. समझ गए? कंपनी ने बच्चों 1989 में 100 रुपए के शेयर इशू किए थे और पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि 5-5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे. कितना देंगे टोटल? 105 रुपए. और ऐसे 1 लाख शेयर थे जिनको 5-5 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात की है. तो कितने पैसे का बोझ है हमारे सिर पे? 5 लाख. प्रॉफिट में पैसा होगा तो वहां से दे देंगे, अगर नहीं है इस 30,000 रुपए में से ये 5 लाख रुपए का पेमेंट कुछ हद तक हो सकता है. तो दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट वी प्रॉमिस्ड टू पे. इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी, मतलब प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. ये प्रेफरेंस शेयर्स थे. हो सकता है कंपनीज ने पब्लिक से लोन बोरो किया हो. जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन का नाम क्या होता है? डिबेंचर्स. कंपनी ने पब्लिक को बोला 100 रुपए का डिबेंचर खरीदिए, बदले में 105 दे देंगे 10 साल बाद. हाउ मच एक्स्ट्रा? ऐसा 2000 डिबेंचर्स पे प्रॉमिस किया था. व्हाट इज 2000 into 5? 10. ये 10 कहां से निकलेगा? इस 30 में से. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट. अभी अभी मैंने आपको एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताया है जो यहां पे आ गया. आपने कोई भी खर्चा किया हो या कोई डिस्काउंट वगैरह दिया हो शेयर वगैरह के इशू करने पे, अब तो खैर शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है. व्हाई नॉट? मैं अभी बताऊंगा आपको. तो आप उस खर्चे को भी कहां से झेल सकते हैं बच्चों? प्रीमियम. तो हर केस में चल रहे हैं ये प्रीमियम कम होगा या बढ़ जाएगा? कम होगा. वेरी गुड. तो जब आप इन्हें झेलेंगे आप लिखेंगे 2 बोनस 2 लेटस से, जस्ट होल्ड ऑन, क्या कंटेंट था हमारे पास? 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो जब आपने पब्लिक को फ्री में शेयर दिए चिल्ड्रन, चाहे फ्री में दें या पैसा लेके दें, कैपिटल तो आपकी इंक्रीज हो ही रही है.
मारुति वाले अनाथालय को कार फ्री में दे देते हैं, स्टिल उनकी कार्स की जो मार्केट में पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज करेगी करेगी। बीइंग अ लॉस, कंपनी अपने शेयर्स के लॉस को एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या करेगी, डेबिट। रूल हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर इस घाटे को आपको बर्दाश्त करना है, तो बोनस लॉस है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और कहां से झेलेंगे इसे, तो एंट्री में आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस। क्यों सिखा रहा हूं, यहां तो काम कम आएगा, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे सब चीजें काम आएंगी आपको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे किया तो एंट्री हुई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर। कहां से झेलेंगे आप, ये रिड्यूस होगा, एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। समझ में आ गई एंट्री, अरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस समझ में आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। खोपड़े में बात गई। एक्चुअली शेयर इशू एक्सपेंस भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जीवन में शेयर इशू कर रहे हैं तो पहले आप न्यूज़पेपर एजेंसी को पैसे दोगे तब वो आपका एडवर्टाइजमेंट छापेगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कोई पर्टिकुलर खर्चा नहीं होता है, इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले खर्च किया गया सारा पैसा इज नेम्ड एज प्रीलिमिनरी। इट कुड बी शेयर इशू एक्सपेंस, इट कुड बी अंडरराइटर की कमीशन, इट कुड बी एनी टाइप। समझ में आई बात कि नहीं। और अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए और उस लॉस को भी आपको राइट ऑफ करना है, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अब समझ में आई अकाउंट क्यों बनाया गया था, बिकॉज ये सारी चीजें जब आप इसमें से झेलेंगे दिस 30,000 विल रिड्यूस और इंक्रीज। रिड्यूस, जब डिमांड किया था तो क्रेडिट किया था एज एन इनकम, जब रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, पक्का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में टू शेयर इशू एक्सपेंस, टू बोनस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को लिख लीजिए चलो, और मार्क भी कर लीजिएगा। दे ऑल आर expenses or losses borne in English। और जब आप इसे इस अकाउंट में लिखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। हर्ड वेल चिल्ड्रन, समझ में आ गई एंट्री की नहीं, समझ में आ गई पक्का। तो ये पांचों पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए, पांचवा भी आपको समझा देता हूं। कंपनी की हालत खराब है, प्रॉफिट उतना हो नहीं पा रहा, लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, भाई अपना पैसा वापस ले लीजिए जो शेयर्स का आपने हमको दिया था, बिकॉज हम आपको बहुत दिन तक अपने सिर पे एज अ बोझ नहीं रख सकते। तो कंपनी विल गिव द मनी बैक टू द शेयर होल्डर्स, और उनसे अपने शेयर्स क्या करेंगे, बाय बैक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो सर इसका मतलब भी तो यही था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यस, जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस करते हैं, शब्द यूज होता है रिडेम्पशन, खोपड़े में बात गई। और जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करते हैं बच्चों, तो वर्ड क्या यूज होता है, बाय बैक। क्यों शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं सर आप, क्योंकि हमारी डिविडेंड देने की हैसियत है ही नहीं, तो क्यों अननेसेसरी की बेइज्जती झेलेंगे आप लोग। खोपड़े में बात गई, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। इन पांचों में से शेयर होल्डर्स के नजरिए से देखा जाए तो बेस्ट इज व्हाट चिल्ड्रन, पांचों में शेयर होल्डर्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए बेस्ट इज व्हाट, फोकट में शेयर मिलेगा उनको, दिस इज बेस्ट। समझ में आया। और इसकी मैं आपको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी देता हूं, समझने के लिए तैयार, समझने के लिए तैयार। एक कहावत सुनी है, कान ऐसे ना पकड़ पाओ तो ऐसे पकड़ लो। प्रीमियम के पैसे को बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट कानून में एक जुगाड़ बना दिया गया उसका। क्या जुगाड़मेंट थ्योरी है सर, शेयर होल्डर्स को फोकट में शेयर दे दीजिए, तो ये पैसा जो प्रीमियम का मिला था वो इस घाटे की भरपाई में इस्तेमाल होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, समझना क्या, आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आपने किसी की बर्थडे पार्टी पे 2 घंटे गाना गाया, डांस परफॉर्म किया, और आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया।
भारत सरकार कहेगी ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, इतनी ज्यादा इनकम है, इस पे आप 30% का टैक्स दीजिए। बट एक लूप होल है, आप इंडियन डांस अकेडमी, a non-profit making organization for the welfare of poor community to aspire them for dancing के नाम का एक एनजीओ चला रहे हैं, एक ट्रस्ट चला रहे हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसको रजिस्टर करा लिया है इनकम टैक्स के अंडर में कि ये छूट मिल जाए। क्या मिल जाए? समझ में आ गया? अब 1 करोड़ रुपए जब आपको मिला, जिसने आपको दिया, आप उससे कहिए मेरे नाम से चेक मत दो, मेरे ट्रस्ट के नाम पे डोनेशन का चेक काट दो। पैसा तो आप ही के पास आया, इस्तेमाल आप ही को करना है। नेचर इनकम से बदल के क्या हो गया? डोनेशन। बाबा रामदेव जी का नाम सुना है? आंख पटकती रहती है, विंकिंग बाबा। समझ में आ गया? उन्होंने मान लीजिए कि भाई पतंजलि योग पीठ में लोगों को योगा वगैरह सिखाया, योगा सीख के लोग बहुत खुश हुए। समझ में आ गई बात? और लोगों ने उनको पैसे दिए। अगर वो ट्रेनिंग फीस के नाम पे पैसा लेते हैं तो इट इज टैक्सेबल। उन्होंने पतंजलि योग पीठ को एन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर एमिनेंस योगा ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे सेटअप किया। भारत सरकार से बोला कि भाई ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ का सेवक हूं, मालिक नहीं हूं। सेवक हूं, मालिक नहीं हूं। समझ में गया? और अपने एक चेले चापड़ को भी रख लिया। औषधि दिवस के नाम पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है परसों 8 अगस्त को शायद। समझ में आया? बाल कृष्ण या क्या नाम है उनका, कुछ ऐसी नाम है। खैर, नाम में क्या रखा है, कर्म इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए सो कॉल्ड आप बाबा रामदेव जी से बहुत प्रभावित हैं, आपने उनके सेंटर पे जाके 1 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। 1 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। अगर वो फीस के नाम पे पैसा लेते हैं तो इट इज टैक्सेबल। संस्था के नाम पे पैसा लिया है, क्या है ये? डोनेशन। उस 1 करोड़ से उन्होंने 47 लाख की 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली। चलेंगे तो वही और उनके सो कॉल्ड असिस्टेंट, नाम उनका नहीं होगा उस गाड़ी पे, बट एमिनिटीज सब उनको मिलेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? बट ही इज अ गुड मैन, अच्छे इंसान है वो, अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। समझ में आ गया? फ्री में योगा सिखाते हैं, किसी से 1 रुपए नहीं लेते। डोनेशन के पैसे से पतंजलि योगपीठ सेटअप कर दिया, जहां पे सो कॉल्ड लोगों को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है, हेल्थ ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और सस्ते प्राइस पे मार्केट में बेचे जाते हैं। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इज अ गुड मैन और बैड मैन? वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। समझ में आ गया? वेरी गुड मैन है ये। खोपड़े में बात गई। अब जब ये वेरी गुड मैन है तो इनकी देखा देखी कुछ लोगों ने और ये काम चालू कर दिया, बट वो पैसे को इस्तेमाल तो कर रहे हैं बट सोसाइटी का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। ये गड़बड़ घोटाला है, ये गड़बड़ घोटाला है। खोपड़े में बात गई? नहीं गई? तो बाबा रामदेव जी मालिक नहीं है पतंजलि योगपीठ के, बट अल्टीमेटली जो भी लग्जरी कार्स हैं उसका एडवांटेज किसको मिलता है? रीड बिटवीन द लाइंस। खोपड़े में बात गई? कहने को ट्रस्ट है और लोगों की सेवा के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा मेवा मिल जा रहा है। अंडरस्टूड दिस और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो वही चीज यहां पे भी है बच्चों। लोगों को फोकट का शेयर दिया और क्या बना लिया? कैपिटल। भाई कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? कंपनीज लॉ बोलता है लोगों का भला करेंगे तो आपका भला अलाउड है, सिर्फ अपना भला करना अलाउड नहीं है। तो कल को बाबा रामदेव जी अगर पर्सनली गोवा घूमने चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं अपने चेले चापड़ों के साथ, समझ में आ गया, और घूम टहल के बढ़िया आईफोन की शॉपिंग करके आए, तो पब्लिक का तो कोई एडवांटेज नहीं है। और पब्लिक के डोनेशन के नाम पे पैसा मिल रहा है ट्रस्ट को, और इस पैसे को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगी आपका ट्रस्ट इलीगल साबित होता है, इसको बंद किया जाए। बट वो इलीगल पर्सन नहीं है। तो काफी ट्रस्ट हमारे देश में ऐसे चलते भी हैं, वो लॉ में लूप होल ढूंढते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? पक्का? चलिए, तो इज दिस अंडरस्टूड? तो अगर आप बोनस दे रहे हैं तो आप उसको प्रीमियम से झेल लीजिए, तब प्रीमियम का पैसा क्या बनेगा? बोनस, और बोनस गया कट। समझ में आ गया? व्हाट इज द एंट्री चिल्ड्रन? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रीमियम का पैसा कैपिटल बन गया कि नहीं बन गया? जुगाड़मेंट थ्योरी। समझ में आई बात? तो अभी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर बाबा रामदेव जी को आप गिफ्ट कर दे, चलेंगे तो बाबा रामदेव जी, मैं और आप थोड़ा चलेंगे उस गाड़ी पे, है उन्हीं की ओनरशिप, बट नेम किसका है कार पे? पतंजलि योगपीठ का। बाबा रामदेव जी का नाम नहीं, बट इस्तेमाल वही करेंगे। तो काफी इंडिया में ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो होते तो हैं सो कॉल्ड पर्सनल बेनिफिट के लिए,
बट पब्लिक का भी बेनिफिट हम उसमें कर देते हैं इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। बेसिकली आप सिर्फ कहने को मालिक नहीं है सब कुछ आप ही का। बेसिकली समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत पैसा कमाते हैं, ये तो सरकार को 1 रुपए भी नहीं देते। ये सरकार को डायरेक्टली 1 रुपए नहीं देते, इनडायरेक्टली देते हैं। पतंजलि योगपीठ में जो भी दंत कांति टूथपेस्ट बिकता है उस पर जीएसटी होता है। किसको जाता है जीएसटी? गवर्नमेंट को। जब पतंजलि योगपीठ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदेगी तो उस पर 28% जीएसटी किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। और अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो इनके भक्त गवर्नमेंट को कूट डालेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी हिम्मत नहीं इनको कुछ बोलने की। खैर, तो ये जुगाड़मेंट थ्योरी समझ में आ गई बच्चों? जुगाड़मेंट थ्योरी समझ में आ गई? पक्का? चलिए, सबने कॉपी कर लिया शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह सब कुछ? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कॉपी? एंट्रीज समझ में आ गई कि नहीं? तो एंट्रीज आपको इस चैप्टर में तो कभी काम नहीं आएंगी, कभी नहीं पूछी जाएंगी। आखिरी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पे एंट्रीज काम आएंगे आपको। ओके, संभाल के रखिएगा, फेंकिएगा मत, क्योंकि आपको दुनिया की किसी किताब में अप टू क्लास 12th ये एंट्रीज मिलेंगी भी नहीं। और उसके बाद भी चिल्ड्रन ये एंट्रीज आपको 2 4 5 चैप्टर पढ़ के एक साथ एक जगह पे लानी पड़ेगी। किसी एक चैप्टर में तो ये नहीं दी हुई है। चलूं आगे। किसी जमाने में कंपनीज शेयर बेचती थी, लोगों को अट्रैक्ट करती थी। 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए डिस्काउंट है, 9 रुपए में खरीद लो। कितने में? 9 रुपए में। मैं थोड़ा सा पीछे फिर से जा रहा हूं। ये लॉ का लूपहोल सबको समझ में आ गया ना? तो यही लॉ का लूपहोल है। बोनस बोनस तो कट जाएगा, प्रीमियम का पैसा क्या बन जाएगा? कैपिटल। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो अगर आप अपने दोस्त को पैसे देते हैं 1 करोड़ रुपए, वो उसकी इनकम मानी जाएगी, सरकार टैक्स लेगी। दोस्त से कहिए कि एक ट्रस्ट खोल ले और अपने आप को वहां का महंत बना ले, और आप उसके ट्रस्ट में पैसा डोनेशन के थ्रू दे दीजिए, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो वापस आते हैं। तो 9 रुपए पे हम आपको शेयर देंगे। भोली भाली जनता मेरी तरीके से अगर है तो 1 रुपए के चक्कर में लाखों रुपए 9 9 रुपए वाले दे देगी, और कंपनी पैसा लेके चंपत। नए कंपनीज एक्ट में बोला गया कि ये अब शेयर डिस्काउंट पे इशू करना पब्लिक को कैश लेकर अलाउड नहीं है। आप बदले में कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी वगैरह ले लीजिए तो अलाउड है, बट कैश में आप शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग है एक तरह का, इसकी टोपी। उसके सर सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए डिस्काउंट का अट्रैक्शन देके लोगों से पैसा लेते थे। तो अगर आपको शेयर डिस्काउंट पे देना है, बिल्कुल दीजिए, अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, क्योंकि उनको आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, उनको इन आउट सब पता है कंपनी के। या आप दीजिए लोगों को और बदले में कैश नहीं ले सकते, कुछ एसेट्स वगैरह ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये क्या है सर? ओपीसी। ये बच्चों 2013 में कंपनीज एक्ट में एक भयंकर अमेंडमेंट डाला गया। पहले तो 2 तरह की कंपनीज होती थी, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, पब्लिक में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? गई। ओपीसी का कॉन्सेप्ट ले आए कि एक पर्सन भी चाहे तो कंपनी सेटअप कर सकता है। अब ये होती क्या है, कैसे बनती है, सब बात की स्टोरी है, परेशान मत होइए। काफी कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। मेरा क्वेश्चन लोगों से ये है, क्यों गवर्नमेंट इतना नीचे गिर रही है? क्यों हम 2 और 7 से 1 पे चले आए? 1% भी होगा तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है। मान लीजिए मोबाइल इडियट प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है सर? ये ऐसे ही लोगों की कंपनी होती है जो क्लास में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और पढ़ाई लिखाई कम, जैसे हमारे पांडे भैया। समझ में आ गया? पक्का? तो अब इन्होंने सोचा कि जान पहचान तो किसी से है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी कम है, तो चलो एक कंपनी खोलते हैं और उसके अंडर में झाड़ू बनाएंगे। बिक गया तो ठीक, नहीं तो खुद लगाने काम आ जाएगा। तो इन्होंने नाम रख दिया एमआई प्राइवेट लिमिटेड। एक ही इसका डायरेक्टर होगा। ये कंपनी सो कॉल्ड क्यों खोली गई? गवर्नमेंट क्यों 2 और 7 की लिमिट को रिड्यूस करके 1 पे ले आई? आंसर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेनी। चलिए भाई, इसका जवाब देते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी जवाब नहीं आया है। ओपीसी इसलिए बनाई गई
प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो चिल्ड्रन, 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है इनको। कुछ केसेस में ये गिर के 22% तक आ चुका है। अगर एक पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करता है, 5 लाख रुपए तक की इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और अगर 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट उसको दे दिया जाए तो कंपनी से भारत सरकार को भी टैक्स मिलेगा। तो जो लोग बहुत दिली इच्छा रखते हैं कि मेरे बिजनेस के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जुड़ जाए, भारत सरकार कह रही है बेवकूफ बनने को तैयार हो, चलो बना देते हैं तुमको। तो आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड तो जुड़ ही जाएगा। आप मान लीजिए 2 लाख रुपए साल कमाते हैं, ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा, सीए अंकल भी फीस आपसे ज्यादा लेंगे और आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो क्या आपको ओपीसी सेटअप करनी चाहिए बच्चों? वेरी गुड। चलिए, अनपढ़ टाइप के लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, कोई बात नहीं, हमारे पांडे जी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पांडे पागल बेसिकली लिमिटेड, इनकी कंपनियों की पीपीएल लिमिटेड। तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलेंगे जिस दिन भाई साहब सारे एग्जेम्पशंस क्लेम करने के बाद आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो जाए, कितनी, यू कैन गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मान लीजिए कोई पर्सन 25 लाख रुपए साल कमा रहा है, कितना, 25 लाख। अगर वो 25 लाख रुपए साल कमा रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है, तो कितना टैक्स छूटेगा? ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपए, 80C का 1.5 लाख प्रोविडेंट फंड वगैरह, और नेशनल पेंशन स्कीम का 50,000। 2 लाख रुपए से ऊपर की छूट नहीं मिलेगी। मेडिक्लेम वगैरह आप ले लेंगे तो 25,000 और मान लीजिए, सब जोड़ मोड़ तोड़ के 2.25 लाख रुपए। 22.5 लाख रुपए पे आपको भारत सरकार को क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। 0 से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट होगा चिल्ड्रन। 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना टैक्स होगा? 5%। 5 लाख से 10 लाख पे टैक्स होगा 20%। और 10 लाख से 22.5 लाख रुपए पे टैक्स कितना होगा? 30%। कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके ऊपर टैक्स का इंप्लीकेशन कितना आएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको यहां पे करना है 12,500 रुपए। इस गैप का 1 लाख और 12.5 लाख का 30%, 3,75,000 रुपए। तो टोटल बच्चों 375 और 1 लाख कितना हो गया? 475। 475 प्लस 12,500, 4,87,500 प्लस 4% का एजुकेशन सेस। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा आप ही को देना पड़ेगा। टोटल टैक्स आपका बना 5,07,000 रुपए। कितना? बट अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन जाते हैं तो मैं सबसे पहला एडवांटेज आपको बताता हूं, आप अपना घर अपनी कंपनी के नाम कर दीजिए, जैसे अंबानी साहब ने किया हुआ है। एंटेला होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिनके घर में वो रहते हैं। वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक डॉटर कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है। तो वो घर उनके नाम पे नहीं है, वो घर एंटेला हिल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी, वो नौकरमा रहते हैं वो। तो आपके जो ड्रॉइंग्स होंगे ना बच्चों, घर के खर्चे, आपके ऑफिस आने जाने के खर्चे, सोल प्रोप्राइटरशिप में इन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉइंग्स। बट घर तो आपने कंपनी को दे दिया, तो किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनी की। आप है मैनेजिंग डायरेक्टर, आप है कंपनी के नौकर, और नौकर कंपनी के घर में रह रहा है। तो घर में रहना, खाना पीना, खर्चा, बत्ती पानी बिजली सब मिला के साल भर का 5 लाख। तो आपकी जो ड्रॉइंग्स होगी वो क्या बन जाएगी बच्चों? एक्सपेंस, क्योंकि यू आर नो मोर द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू आर एन एम्प्लॉय इन द नेम ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पे नौकर है आप। तो कितना प्रॉफिट गिर गया? 20 लाख। कितना आया? 20 लाख। प्लस आप सो कॉल्ड अपने ऑफिस के आने जाने के 2 लाख रुपए तक के खर्चे, गाड़ी घोड़ा वगैरह भी कंपनी के खर्चों को क्लेम कर दीजिए। वो कंपनी के खर्चे, आप तो नौकर हैं, कंपनी की गाड़ी से आप आते जाते हैं। गाड़ी अपने नाम पे आपको नहीं लेनी है, किसके नाम पे लेनी है? कंपनी के नाम पे। वो नौकर को घर से लाद के ऑफिस और ऑफिस से लाद के घर छोड़ रहा है। पीछे एग्जाम्पल समझाया था ना रामदेव जी का, इसी समझाया था लॉ में लूपहोल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना बचा बच्चों आपके पास? 18 लाख रुपीस। इतना क्लियर हो गया?
आपने एक एनजीओ खोल दिया जिसमें हर साल 5 लाख रुपए आप डोनेशन देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका मान लिया जाएगा व्हाट, एक्सपेंस। कितना बचा आपके पास? 13 लाख। 13 लाख पे 30% देना भी पड़ गया ना बच्चों, कितना आएगा? 3,90,000 प्लस 4%, इससे तो कम ही आएगा। तो जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल बोलते हैं गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटर टू अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है तो यू कैन सेट अप ओपीसी। तो सर गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कम से कम आपने ये जो 5 लाख के खर्चे किए, ये खर्चे गाड़ी घोड़ा किराया बत्ती बिजली इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं समझ में आया? पक्का? ये सारे एक्सपेंसेस में हो सकता है आपने किसी ड्राइवर को हायर किया, आपने कार जब खरीदी ऑफिस के नाम पे तो आपने भारत सरकार को 28% का जीएसटी भी तो दे दिया, जीएसटी भी दे दिया। सर यहाँ पे भी दे सकते थे, यहाँ आप कौन थे? सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे आप कैश में खर्चे करते थे, कैश में कमाई करते थे और सरकार को नहीं बताते थे, टैक्स की चोरी भी करते थे। यहाँ पे ये सारा अप्रूवल तब होगा जब ये खर्चे, ये रेवेन्यू बैंकिंग चैनल के थ्रू होंगे। तो यहाँ पे ब्लैक मनी का जनरेशन विल बी जीरो। तो सरकार का वो भी तो फायदा हो रहा है, सरकार को टैक्स कम से कम ट्रूली मिल तो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्यों ओपीसी किया गया? ताकि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट सेज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, वन नेचुरल पर्सन, मतलब सर इंसान पैदा हुआ, रोबोट, एआई, एलेक्सा या सोफिया रोबोट जो हैं वो ओपीसी नहीं बन सकते। समझ में आ गया? एंड ही शुड बी एज वेल एज, सर फर्क क्या हुआ सिटीजन और रेजिडेंट में? मेरा नेशनल इनकम का पहला वीडियो देख लीजिएगा, भरपूर डिफरेंस बताया गया है रेजिडेंट में और सिटीजन में, भरपूर डिफरेंस। जो इंसान 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह ले, ही इज अ, तो ऐसे तो बिल गेट्स भी हो सकते हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल भी हो सकते हैं, मार्क जकरबर्ग भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और रेजिडेंट भी होना चाहिए। क्रिस गेल 200 दिन हिंदुस्तान रह गए, रेजिडेंट तो हो गए बट सिटीजन नहीं, क्योंकि यहां पैदा ही नहीं हुआ उनका कोई एंसेस्टर। समझ में आ गया? एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की आप नहीं कर सकते। मतलब सर आप म्यूचुअल फंड का प्लान नहीं बेच सकते, आप मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस जैसी कंपनीज नहीं सेटअप कर सकते, इंश्योरेंस का धंधा आप नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज करना आपको अलाउड नहीं होगा। 50 लाख रुपए इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन इन्वेस्ट। और जिस दिन आपका एवरेज सेल वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, आप या तो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे या तो पब्लिक कंपनी। दाना डाला जा रहा है बस आपको, एक बार आओ तो हमारे चंगुल में। जब आप पब्लिक कंपनी बन जाएंगे तो आपके शेयर्स बाजार में हो जाएंगे, शेयर्स बाजार में होंगे तो उनकी ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग होंगी तो लोग शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे तो उसमें पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो सरकार को कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा। तो आपको बकरा बनाया जा रहा है इस मैदान का। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। शेयर होल्डर एक होना चाहिए, ओनरशिप सिंगल, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस उतने नहीं होते हैं, इंडियन रेजिडेंट भी होना चाहिए एंड सिटीजन भी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तो अगर फॉरेन कंट्री से बिल गेट साहब इंडिया आए और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बिजनेस रजिस्टर करें, तो वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो सकती है बट ओपीसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि वो सिटीजन नहीं, रेजिडेंट तो बन सकते हैं बट सिटीजन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुनर्जन्म। सर शादी कर लें तो अब इस बुढ़ापे में कौन शादी करेगा? समझ में आया? तो शादी अगर कोई कर ले किसी इंडियन सिटीजन से तो वो भी सिटीजन बन जाएगा। ओके, मार्क जकरबर्ग ने मान लीजिए इंडिया की शादी कर ली, ही विल आल्सो बी कॉल्ड एज इंडियन सिटीजन। ठीक, हाँ जयसवाल जी पूछिए। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया बच्चों, तो इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत है नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है, मनी लिमिटेड।
मार्क दिस एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। जर्नल में सारी एंट्रीज आएंगी या नॉन बैंक वाली? जर्नल विल हैव ऑल एंट्रीज चिल्ड्रन और ओनली नॉन बैंक? ऑल, बिकॉज यहां पे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग। समझ में आ गया? सो कॉल्ड बी पार्ट, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। सर इसकी जर्नल की औकात देख के समझ में आ गया इसमें कितनी एंट्री आएगी। हो जाएगा? चलिए 11 सॉल्व करेंगे आप होमवर्क में बच्चों, ए बी दोनों पार्ट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं इसका ग्लिम्स दे दूंगा अभी, बाकी हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होगा। आपने सो कॉल्ड शेयर अभी तक इशू किए और बदले में पब्लिक से क्या लिया? कैश। अब कैश नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सेवाएं लेंगे। किसकी? प्रमोटर की या अंडरराइटर की? या बदले में हम कोई जायदाद खरीद लेंगे या किसी का पूरा बिजनेस ले लेंगे? तो अभी तक शेयर्स जाते थे बट बदले में क्या आता था बच्चों? कैश। अब बदले में क्या क्या आ सकता है? एसेट आ सकता है, बिजनेस आ सकता है, या सर्विसेज आ सकती है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। शेयर अभी तक जब हम कैश में देते थे तो इट वाज ईदर इशूड एट पार और प्रीमियम, बट अब आप पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे शेयर इशू कर सकते हैं। इतनी कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? पक्का? तो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन in the language of law is something valuable in return. I repeat children, something valuable in return. अंग्रेजी के हिसाब से कंसिडरेशन का मतलब होता है एनीथिंग इन रिटर्न, बट कानूनी दाव पेच में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग विच हैज वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। आप किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं और वो 5 रुपए आपको दे रहा है, सॉरी ये एक्सप्लॉयटेशन है, कंसिडरेशन नहीं है। 5 लाख दे रहा है, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है आपका उस इंसान के ऊपर। हमको 5 लाख दे देंगे तो मर्डर का केस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो जितना एप्ट सर्विस का पैसा मिलना चाहिए उतना आपको मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। समझ में आ गया बच्चों? नोट इट डाउन क्विकली। की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलिए, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि सबसे पहले जब आप खरीदेंगे कोई जायदाद या किसी का पूरा बिजनेस, तो जब जायदाद खरीदेंगे तो असेट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन? वेंडर इज द गिवर। जब जायदाद खरीदेंगे, पूरा बिजनेस खरीदेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन? जायदाद खरीदेंगे तो जो असेट आपने लिया साथ में लायबिलिटी आपको मिला, तो असेट आपकी है तो लायबिलिटी भी आपकी हो गई, तो इट इज असेट अकाउंट डेबिट। डेबिट द इंक्रीज इन असेट भी बोल सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन भी बोल सकते हैं। क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड यू आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम समबडी, दैट समबडी इज कॉल्ड एज गिवर। मान लीजिए बच्चों आपने 25 लाख की असेट्स खरीदी और 15 लाख की लायबिलिटीज खरीदी। हाउ मच मनी यू आर सपोज टू पे टू द पर्सन कंसर्न जिससे खरीद रहे हैं? 25 लाख की आपने जायदाद खरीदी और 15 लाख की लायबिलिटी, तो 25 का बेनिफिट आपका बेनिफिट और 15 का बर्डन भी तो आप ही का बर्डन है, तो नेट एडवांटेज आपको कितने का मिला? 10 लाख। कितने का? 10 लाख। बट आपने वेंडर को बोला 8 लाख रुपए में देना है तो बताओ, नहीं तो निकल लो यहां से। वेंडर कहेगा अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपने उसको मजबूर किया, तो 25 की उसकी एसेट आपकी एसेट हो गई, 15 की उसकी लायबिलिटी भी आप ही को झेलनी है। नेट एडवांटेज आपको कितने का मिला? 10, बट आप उसको कितना पैसा देने की बात कर रहे हैं? 8। कितना आपको फायदा हो गया? वाह, एक्सेलेंट आंसर। कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए ही पैदा हुए हैं दुनिया में, ध्यान दीजिएगा। 25 लाख की जायदाद आपकी, 15 लाख आप ही को झेलना है, तो आपको नेट एडवांटेज कितने का मिला? 10, बट आप उसके लिए सिर्फ 8 लाख रुपए ही दे रहे हैं, तो यू आर पेइंग लेस देन व्हाट वाज ड्यू। इक्वल और मोर? हाउ मच लेस? दिस 2 लाख इज योर कैपिटल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात की नहीं?
पक्का? अगर आपने वेंडर को बोला अपना बिजनेस हमको बेचोगे, तो कह रहा हाँ बिल्कुल बेच देंगे, वेंडर इज एक्चुअली सेलर चिल्ड्रन। 25 लाख की उसकी बिजनेस की एसेट्स आपकी, 15 लाख की लाइबिलिटी भी आपको झेलनी है। व्हाट इज द नेट एडवांटेज टू यू चिल्ड्रन? 10 लाख। कितना? 10 लाख। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? वेंडर कह रहा है मैं 11 लाख से कम एक पाई भी नहीं रिसीव करूंगा, मेरे को 11 लाख तो चाहिए ही चाहिए। नाउ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा और लेस चिल्ड्रन? हाउ मच? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है सर हमको। आप उसकी रेप्यूटेशन भी तो खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? रेप्यूटेशन। अब बच्चों ये कुछ नया नहीं है, 11th क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी, कुछ तो टाइम पास करते हैं अपने जीवन में, व्हाट इट क्लियर, ओपनिंग एंट्री जैसा कुछ पढ़ाया गया था। असेट्स को डेबिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट करते थे आप। कभी कभी असेट और लाइबिलिटी दिया होता था, कैपिटल मिलता था। कभी कभी असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल तीनों मिलता था बच्चों। डेबिट शॉर्ट होता था, वी यूज्ड टू राइट गुडविल। क्रेडिट शॉर्ट होता था, वी यूज्ड टू राइट रिजर्व। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या है। दैट इज द अमाउंट ड्यू टू द वेंडर। ड्यू अमाउंट से ज्यादा दे रहे हैं, ए माइनस एल की वैल्यू 25 माइनस 15 10 लाख थी, हम कितना दे रहे हैं? 11। तो एक्सेस जो आप दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा बच्चों? गुडविल। और कम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ज्यादा। बोलिए जरा एक बार, ज्यादा। क्या लग गया बीच में? कम। ऐसे याद कर लीजिए, कभी टेंशन नहीं होगी। कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, नहीं समझे? कम दे रहे हैं तो कैपिटल, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल। समझ गए जुगाड़ पानी? नहीं समझे? अरे नहीं भाई, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। समझ में आ गया? कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लीजिए 10,000 करोड़ का बिजनेस है, 10,000 करोड़ की एसेट और 7,000 करोड़ की लाइबिलिटी, नेट एडवांटेज कितना होगा आपको? 3,000 करोड़। अगर आप 3100 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं, क्या होगा? 3,000 करोड़ देना है, 2,000 करोड़ देना है, कम दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल। 25 लाख रुपए की एसेट है चिल्ड्रन, तो वेंडर को कितना देना बनता है? 25 लाख। इफ यू आर पेइंग 26 गुडविल, इफ यू आर पेइंग 24 कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री करने का तरीका नया है, एंट्री पुरानी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, एंट्री वाई ओपनिंग एंट्री है जो आपने 11th में पढ़ी थी, तरीका इज न्यू बेसिकली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में चिल्ड्रन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।